जय हिंद बच्चों। आज आपके साथ जो स्टडी करने जा रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन। पहले समझते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। ये जो राइट टू एजुकेशन है, हमारे ओरिजिनल संविधान में नहीं था। यानी जब संविधान बना है तब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं था। ये 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है संविधान में, भारत की पार्लियामेंट ने करी है, और ये आर्टिकल 21 में जोड़ा गया एक नए आर्टिकल के रूप में, आर्टिकल 21A। अब इनकी बारीकियों को बड़े डिटेल में समझेंगे। जो जोड़ा गया उसका जो स्टेटमेंट है आर्टिकल 21 में, that state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may determine by law। पहले इन कीवर्ड को समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। सरकार फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी जिसकी एज 6 से 14 वर्ष है। शैल प्रोवाइड करेंगी एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। यह संविधान में लिखा और यह अधिकार दिया कि स्टेट मतलब सरकार कानून के थ्रू जो डिसाइड करे। कहने का मतलब यह हुआ कि जो अमेंडमेंट हुआ 21A जो जोड़ा गया, इंसर्ट किया गया संविधान में, उसमें ये बिल्कुल स्थिति स्पष्ट की गई कि सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देगी, लेकिन ये कानून पर डिपेंड करेगा कि वो कानून क्या है। यानी राज्यों को, केंद्र को, राज्य को अधिकार है वो कानून बनाए कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन कैसे दे। ये स्टेटमेंट हो गई जो कि आर्टिकल 20 में है। अब इस आर्टिकल को समझने के लिए इसके बैकग्राउंड को जाना होगा, क्योंकि ओरिजिनल संविधान में था नहीं, ये 2002 में जोड़ा गया है। इसके लिए इसकी थोड़ी बैकग्राउंड को समझेंगे और ये शिक्षा, एजुकेशन का कितना महत्व है इसे हम समझेंगे। किसी भी देश के लिए मानवीय संसाधन से बड़ा कोई संसाधन नहीं होता। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हमारे पास सारी चीजें हैं, फिजिकल जो भी है, भौतिक चीजें वह है, लेकिन उस देश का जो वर्ग है, जनसंख्या है, लोग हैं, स्त्री है, पुरुष है, बालक हैं, वो स्किल्ड नहीं है, उसे शिक्षा नहीं है, तो देश राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। वो देश जिसे आज हम विश्व गुरु की बात करते हैं वो नहीं बन सकता। तो सबसे पहले इनकी बारीकियों को देखते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है। इस महत्ता को ध्यान में रखते ही दो केसेज भी पढ़ेंगे। उन्नी कृष्णन का केस है और मोहिनी जैन का केस है। इन दो केस के आधार पर ही जो अभी अभी हम लोगों ने बात किया आर्टिकल 21A का, उसको समझेंगे। एक एजुकेशन हमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट देगा।
वेल एजुकेटेड जो वर्क प्लेस है, वर्कर हैं, वो जीडीपी बढ़ाएगा, ग्रोथ करता है, काफी प्रोडक्टिव होंगे। आज आईटी सेक्टर में लोगों की नौकरियां हैं, इन्फोसिस, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ये सब एजुकेशन के कारण से ही है। अगर उनके पास ये स्किल नहीं होता तो आज ये नौकरियां नहीं दे पाते। दूसरी बातें हैं कि अगर और आगे देखते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन है, गरीबी दूर करना है, सोशल इक्विटी लाना है, वीमेन एम्पावरमेंट लाने हैं, कोई इनोवेटिव काम करने हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट विकसित तभी होगा जब आप एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन मिलता है। हमारे हेल्थ मेडिकल साइंस अच्छे डेवलप होंगे एजुकेशन के थ्रू, सोशल अवेयरनेस आएगा एजुकेशन के थ्रू, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी आएगा, गुड गवर्नेंस बनेगी जब हम हमारे पास हायर लिटरेरी रेट हो, पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगा, रूरल डेवलपमेंट आएगी, वगैरह वगैरह है। कहने का मतलब है कि एजुकेशन किसी भी देश के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी में होना चाहिए। अब देखते हैं कि जब सबसे पहले होना चाहिए और भारतवर्ष को आजादी मिली तो भारत की सरकार ने राइट टू एजुकेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण होने की बातें किया जा रहा है या है, मूल संविधान में क्यों नहीं रखा? और अगर हमारे संविधान में एडप्ट किया गया तो इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे घटनाएं क्या है, उसे आप ऐसे समझिए। एक केस आया है, इसे समझने के लिए, इसके बैकग्राउंड को जानने के लिए दो केस समझने हैं। एक केस है, वो है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 1992 में आया। मोहिनी जैन उत्तर प्रदेश की एक लड़की है जो कर्नाटका में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ली है। तो जो मेडिकल कॉलेज है उनसे डोनेशन मांग रहा है। मोहिनी जैन एज रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज डिनाइड एडमिशन, सॉरी, डोनेशन जो मांग रहा है डिनाइड कर दिया, इसलिए एडमिशन टू ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन कर्नाटका बिकॉज शी कुडंट पे दी एक्सॉर्बिटेंट कैपिटेशन फी of 60,000 per year. The Karnataka government has issued a notification allowing private colleges to charge a high capitation fees from non-Karnataka students. Jain challenge these policies. ये जो घटना है कि जो मोहिनी जैन उत्तर प्रदेश की एक लड़की हैं, उन्हें इसलिए मेडिकल कॉलेज में कर्नाटका में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि 60,000 रुपए पर मंथ उन्हें एक कैपिटेशन फीस देना होगा। अब कैपिटेशन फीस क्या होता है? कैपिटेशन फीस होता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस स्कूलें हैं वो अवैध रूप से फीस लेती है, डोनेशन के रूप में, दान के रूप में, किसी न किसी रुपए फीस लेती है एडमिशन लेने के नाम पर। अभी भी सुनते हो कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं तो एडमिशन लिया है तो वो 2 लाख 1.5 लाख पहले फीस लेते हैं। फीस ने उसकी कोई रिसिप्ट नहीं देते, वो दान के नाम पर लेते हैं, उनकी अपनी कमाई होती है। तो ये मोहिनी जैन जो लड़की हैं उन्होंने इसलिए एडमिशन नहीं ले पा रही है कि 60,000 रुपया पर मंथ पर ईयर उन्हें डोनेशन देना होगा उस प्राइवेट कॉलेज को। और कर्नाटका की सरकार ने एक कानून लाए थे कि जो कर्नाटका से बाहर के स्टूडेंट हैं
उन्हें चार्जेस ज्यादा देने होंगे। इसलिए ये जो मोहिनी जैन है ये कोर्ट को जाती है इसी पॉलिसी के विरुद्ध में, दैट वायलेट्स हर राइट टू एजुकेशन, कि जो कैपिटेशन फी है इसके तहत हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये इशूज है। अब देखिए इशू क्या आया, कोर्ट ने क्या फैसला किया, सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इशू ये है, whether the right to education is a fundamental right of the Constitution of India, क्या शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, पहली इशू। दूसरा है whether charging capitation fees violates fundamental rights, ये जो कैपिटेशन फी है जो नाजायज रूप से अवैध को वैध बना रही है सरकार, कर्नाटका गवर्नमेंट, ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है नहीं करता है। अभी भी देखते हैं बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, वहां एडमिशन नहीं ले पाते। इसलिए एडमिशन नहीं ले पाते कि वहां भी कैपिटेशन फीस चलती है, वहां ह्यूज अमाउंट पहले लेती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। ये कैसे जाए कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, और क्या कैपिटेशन फीस फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करता। अब जो जजमेंट आई, जजमेंट ये आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मोहिनी केस पर एक जजमेंट दी। जजमेंट है द राइट टू एजुकेशन इज इम्प्लिसिट इन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसे अंडरलाइन करो आप, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये आर्टिकल 21 में है, और हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं आर्टिकल 21A का करने जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 20A बाद में इंसर्ट किया गया इन्हीं सब केसेस के आधार पे, इसलिए हम लोग उसकी बैकग्राउंड को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 है, यानी शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारा लाइफ है, एजुकेशन भी लाइफ है। उस सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बताई, एक तो ये बातें आई आर्टिकल 21 में ये लाइफ है। चार्जिंग ए कैपिटेशन फी बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा ये कहा कि जो नाजायज रूप में धन वसूली किए जाते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और ये कॉमर्शलाइजेशन किया जा रहा है एजुकेशन का, शिक्षा का व्यापारीकरण है, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना है, इट मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मेनी, जिसके कारण से बहुतों को शिक्षा से वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो बड़े लोग हैं वो एजुकेशन लेंगे, गरीबों के लिए शिक्षा नहीं है। थर्ड पॉइंट दिया, एजुकेशन स्पेशली प्रोफेशनल एजुकेशन कांट बी डिनाइड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटस। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले कर दिए कि कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन इसलिए में एडमिशन लेने से इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकता। तीन बातें निकल कर आई मोहिनी केस में कि जो हमारा जो शिक्षा का अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 है, 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। दूसरा आया कि जो कैपिटेशन फीस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तीसरा आया कि किसी व्यक्ति को एजुकेशन लेने में, शिक्षा लेने में, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, या स्पेशली उसने फोकस कर दी प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कोई एमबीए करता है, एमबीबीएस करता है, इंजीनियरिंग करता है, तो किसी भी रूप में, इस रूप में डिनाइड नहीं किया जा सकता कि उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। ये तीन बातें निकली, जिसका परिणाम इंपैक्ट पड़ा जजमेंट का, वो पड़ा दिस केस एस्टैब्लिश दैट द राइट ऑफ एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया। यानी मोहिनी जैन का केस के आधार पे निकल कर आ रहा है कि ये जो राइट टू एजुकेशन है ये हमारा फंडामेंटल राइट है।
उसके बाद और भी केसेज आ रहे हैं, उसकी केस की भी चर्चा करेंगे। वह है उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये एक साल बाद ही आया 1993 में, विच क्लैरिफाइड दैट फीस एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज गारंटेड ओनली एट द एज ऑफ 14th। इसकी बात आ रही है और इस केस को समझेंगे तभी इस स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। लेटर इन्फोर्स्ड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसी के आधार पे राइट टू एजुकेशन एक्ट फिर आ रहा है, जिसने कैपिटेशन फीस वगैरह पर कंट्रोल करने का प्रयास किया है। इट इज नॉट ए बिजनेस। तो आगे का केस है वो है उन्नी कृष्णन का केस। दो केसेस को समझने हैं आर्टिकल 21A को समझने के लिए। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उन्नी कृष्णन एक एजुकेशनिस्ट हैं और पिटिशनर हैं। इन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया कि जो पहले इनकी कंटेंट को केस के फैक्ट को समझते हैं, क्या केस थी। सेवरल प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वी आर चार्जिंग कैपिटेशन फीस। सेम समस्या कि बहुत सारे जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वो कैपिटेशन फीस ले रही हैं फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज मेक एजुकेशन इनएक्सेसिबल टू मनी। इसे लोगों का एजुकेशन नहीं मिल पाता। द केस चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द सच फीस एंड द राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिस कारण से यह केस चैलेंज क्या कर रहा है कि जो राइट टू एजुकेशन है, जो मोहिनी जैन के केस में आया, ये फंडामेंटल राइट्स को लेने से रोकता है। बहुत लोग इसे नहीं पहुंच पा पाते, इसलिए इस पिटिशनर आर्ग्यूज किया है कि एजुकेशन शुड नॉट बी कमर्शलाइज। शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा सबको अवेलेबल होनी चाहिए, एजुकेशन सबको अवेलेबल होनी चाहिए, यानी मेरिट का आधार रुपया नहीं होना चाहिए। एंड शुड बी अवेलेबल टू ऑल, सबको मिलनी चाहिए। वाइल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कंटेंटेड दैट दे हैड टू राइट टू चेंज फीस और कवर्स कॉस्ट। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, वो कह रहा है कि वो अपना कॉस्ट कवर करने के लिए जो खर्चे हैं उसकी पूर्ति करने के लिए कैपिटेशन फीस चाहिए। अब ये केसेज हैं। दो बातें आई। नंबर 1, उन्नी कृष्णन जो पिटिशनर थे उन्होंने ये लगाया कि हर लोगों को एजुकेशन मिले। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है कैपिटेशन फीस लगाते हैं, जिस कारण से लोगों को एजुकेशन नहीं पाता। एजुकेशन का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। अब ये इशू जाए। अब इशू इससे क्या निकला? इशू आ रहा है द राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। यानी जो शिक्षा का अधिकार है, क्या फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। एक केस आया इशू। एंड कैन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चार्ज कैपिटेशन फीस फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन। क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कॉलेज, स्कूल वो अवैध जो वसूली करते हैं, ये ले या न ले सकता है? एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रेगुलेटिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो सरकार का रोल क्या है कि प्राइवेट जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसका रेगुलेशन कैसे होगा। जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट का उन्नी कृष्णन केस के संदर्भ में। वो आया राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट्स। फाइनल हुआ कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, बट ओनली अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। यानी ये जो राइट है वो 14 वर्ष तक के लिए है। 14 ईयर्स अंडर आर्टिकल 21 में ये
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि 14 वर्ष तक के लिए राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है। बियॉन्ड ईयर्स यानी 14 वर्ष के बाद द स्टेट शुड प्रोवाइड एजुकेशन बेस्ड ऑन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, यानी 14 वर्ष तक राइट टू एजुकेशन है। 14 वर्ष के बाद सरकारें अपनी कैपेसिटी से बनाए, वो फ्री करेगी या कुछ फीस लेगी, वो खुद डिसाइड करे। दूसरा कहा चार्जिंग कैपिटेशन फीस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर बातें आई कि जो कैपिटेशन फीस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इससे क्या होता है, व्यावसायीकरण शिक्षा का हो रहा है। यानी जो एजुकेशन है व्यवसाय नहीं है, कुल मिलाकर बातें आई। और तीसरी बातें आई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कांट ऑपरेट प्योरली ऑन प्रॉफिट, यानी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स प्रॉफिट के लिए सिर्फ काम नहीं करेगा। मस्ट फॉलो द रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट, यानी उस पर सरकार एक नियम बनाएगी कैसे काम करे। इसके अलावा एक बात और आई, यूनिकेशन केस में स्कीम में आया, एक स्कीम मिल गया। वो स्कीम ये है कि वाज इंट्रोड्यूस्ड कैटेगराइजिंग एडमिशन इनटू फ्री सीट्स 50% एंड पेमेंट ऑफ 50%, यानी फ्री एजुकेशन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देगा वो 50% फ्री देगा और 50% पर चार्जेस लगाएगा, यानी 50% फ्री होंगे और 50% पेमेंट बेस्ड होंगे। इंश्योरिंग एक्सेस टू एजुकेशन फॉर दी स्टूडेंट फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। ये बातें आ गई। मैं समझ रहा हूं कितना आप समझ गए होंगे कि बात क्या हुई। जिसका एक इंपैक्ट हुआ जजमेंट का, इंपैक्ट ये हो रहा है कि द केस reinforced the right to education as a fundamental rights, laying the groundwork of the Right to Education Act। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार को एक कानून बनाने पड़े, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इम्पैक्ट आया कि राइट टू एजुकेशन के लिए कानून लाए गए 2009 में। इसके अलावा इट रेगुलेट्स प्राइवेट एजुकेशन। प्राइवेट एजुकेशन कैसे काम, इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेंगे उसके लिए रेगुलेशन हुई, लेकिन कुछ चैलेंज भी आए। रेगुलेट द प्राइवेट एजुकेशन बट आल्सो लीड टू ए चैलेंजेस। इंस्टीट्यूशन फाउंड इट डिफिकल्ट टू सस्टेन ऑपरेशन अंडर द रिस्ट्रिक्शन, यानी ये नियमबद्ध होने से फीस नहीं लेने हैं, फ्री देना है 50%, तब भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक चैलेंज आया कि वो इंस्टीट्यूशन को ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए कुछ इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी दी गई। वो ऑटोनॉमी ये मिला कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मोर ऑटोनॉमी दे दिया गया कि अपने एडमिशन में और फ्री स्ट्रक्चर खुद डिसाइड करेगा, एक सुविधा मिल गई। जिसका परिणाम हुआ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब देखिए आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया इस एक्ट के तहत 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। और इसके पहले मुख्य रूप से दो केसेज हैं। मोहिनी जैन का केस आया 1992 में और
उन्नी कृष्णन का केस आया 1993 में। उसके उपरांत 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है। ये जो एक्ट आया है एक बहुत बड़ा बदलाव कर रहा है। यह बदलाव 3 जगह लाया। कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं? एक कह रहा है राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। एडेड आर्टिकल 21A मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें एक ऐड कर दिया गया आर्टिकल 21A में। ये 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में आर्टिकल 21A इंसर्ट कर दिया गया और मेकिंग फ्री एंड एजुकेशन कंपल्सरी फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये बातें एक आ गई, यानी हमें फंडामेंटल राइट में एक जोड़ दिया गया। दूसरा है कि डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें राज्यों को कुछ ड्यूटी दी गई है कि राज्य क्या करेगा। हालांकि जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है। जरूरी नहीं है कि सरकारी उस बात को काम करे, लेकिन सरकार की जितनी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से काम करती है। उसमें ये मॉडिफिकेशन आई कि अमेंडेड आर्टिकल 45, ये आर्टिकल 45 अमेंड हुआ, डायरेक्टिंग द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। एक और बदलाव आए। आर्टिकल 44 में कुछ अमेंडमेंट डाला गया और ये कहा गया कि जो 6 वर्ष से पहले का है, जो यहां तो दिखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए मिलेगा, लेकिन डीपीएससी में डाला गया कि 6 वर्ष से पहले का है उसके लिए क्या होगा। उसके लिए कहा गया है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। एक नई चीजें जोड़ दी गई, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, सरकारें चलाती हैं, आशा है, आंगनबाड़ी है, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। ईयरली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम भी मिलेगा बच्चों के लिए। और तीसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज। हम लोग जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसेबल है, जो आर्टिकल 50A में है। इसमें भी अमेंडमेंट लाया गया। पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, हर पेरेंट को दिया गया था कि अपने बच्चे को पढ़ाएं। तो ये दिया नहीं गया था, लेकिन उसमें एक आर्टिकल अमेंड क्लॉज जोड़ा गया, क्लॉज के, यानी 51A के क्लॉज के जोड़ दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया। उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए जो बच्चे हैं उनको पेरेंट का काम है कि अपने बच्चों को एजुकेशन दें, स्कूल भेजें। इनसे ये कहता है मेकिंग इट एज ए फंडामेंटल ड्यूटी फॉर पेरेंट्स और गार्जियन टू इंश्योर दैट देयर चाइल्ड एजेड 6 to 14 ईयर्स रिसीव एजुकेशन। अब देखो 3 बदलाव ला गई। एक बदलाव ये आया कि सरकार ने आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दी। दूसरा जो डीपीएसपी में है, एक तरफ से उस बच्चा को अधिकार दे दिया, बच्चा भी सिटीजन है, उसे अधिकार मिल गया। दूसरा है कि राज्य को ड्यूटी दे दी कि आप करो, राज्य को ड्यूटी यह भी दे दिया कि 6 वर्ष के पहले के जो बच्चे उसको भी केयर करिए, और गार्जियन को भी ड्यूटी दे दिया कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अब तो ये बातें आ गई, हर जगह लिख दिया, लेकिन अब एजुकेशन देगा कौन, पढ़ाएगा कौन? तो अभी हमने देखा बहुत सारे स्कूल हैं जो कैपिटेशन फीस वगैरह लेते हैं या लेते रहे हैं। अब उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। तो आर्टिकल हम लोगों ने देख लिया। राइट टू पर्सनल लिबर्टी में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट की थी। अब सरकार ने
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ला दिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आए, थोड़ी सी ब्रीफिंग करूंगा, जो ये क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाती हैं सारी चीज को डिटेल समझाने में, कि आर्टिकल 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। मूल संविधान में नहीं था शिक्षा का अधिकार, लेकिन बहुत सारे केसेज आए। मोहिनी जैन का केस आया, जो फीस न देने के कारण से एडमिशन लेने से मना कर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उन्नी कृष्णन का केस है, वहाँ भी लगभग सेम इशूज हैं, जो अवैध रूप से जो लिए जाते हैं पैसे, या शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, हुआ था, आज भी लगभग हो ही रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए भारत सरकार पे दबाव आई और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आए। भारत सरकार ने उसके अमेंड करके हमें आर्टिकल 21 में इंसर्ट कर दिया गया कि अब हमारा, यानी जो बच्चे हैं, उनका फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा राइट होता है, जितने भी संविधान में जितनी बातें हैं, सबसे बड़ा राइट होता है और जस्टिसेबल होता है, देना ही देना होता है। तो सरकार को एक डेमोक्रेटिक स्टेट में इस काम को करने के लिए मुहैया कराना, सुविधा मुहैया करानी होगी। ये सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने एक कानून ला दी। क्योंकि ये तो संविधान में लिख दिया कि आर्टिकल 21 में है, लेकिन इंप्लीमेंट कराने का काम सरकार को है, सरकार को होता है। इसलिए सरकार ने उसके लिए एक कानून लाई। उस कानून का नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में क्या क्या प्रोविजन है, इसकी स्टडी करेंगे हम लोग। अब देखिए क्या है, मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं समझ रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। द राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, इसका पूरा नाम है राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड एजुकेशन कंपल्सरी एक्ट 2009, जिसे RT एक्ट के रूप में जानते हैं। और ये इंश्योर करता है कि जो भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, उन्हें फ्री कंपल्सरी एजुकेशन मिले। तो दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड आर्टिकल 21A। यही लॉ आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्लीमेंट, ये इम्प्लीमेंटेशन करना है। यही आर्टिकल 21 में जो इंसर्ट किया गया है, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अब सरकार ने इसमें बहुत सारे प्रोविजन किए। पहला किया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगा, यानी किसी व्यक्ति को धन के कारण से शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, फ्री मिलेंगे। तो फ्री क्या देंगे आप, कैसे देंगे? प्रोविजन किया गया तो गवर्नमेंट जो फ्री करेगी, फ्री एजुकेशन दे रही है इन गवर्नमेंट स्कूल, पेरेंट को ट्यूशन फीस नहीं देने हैं। सरकारी स्कूल में कोई फीस नहीं लगेंगे, किताबें मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगा, और भी अदर स्कूल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, वो सरकार वहन करेगी। पेरेंट को, स्टूडेंट को नहीं देना है, कोई फिनेंशियल ड्यू नहीं होगी उनकी। इसलिए आप देखते हैं स्कूल में पढ़ने वालों को खाना भी दिया जाता है, किताबें भी दी जाती हैं। दूसरा है कि 25% रिजर्वेशन होगा प्राइवेट स्कूल में EWS के लिए। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए सीटें रिजर्व होगी। यानी गरीब जो कंपटीशन फीस है या किस तरह का फीस नहीं होगा। इसके अलावा उनके एडमिशन लेने में,
मतलब एक तो कोटा फिक्स हो गया 25% का, वो दे दिया गया। फिर आया कि जो एडमिशन, कोई कंपटीशन फीस नहीं लगेंगे और कोई रनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई फीस नहीं जो अवैध रूप से वसूली होती है, और कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई इंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। जो प्राइवेट स्कूल डिमांड करते हैं रुपए, वो नहीं होगा, और किसी तरह का इंटरव्यू टेस्ट नहीं लिया जाएगा। हालांकि आज ही प्राइवेट स्कूल पेरेंट का इंटरव्यू लेते हैं एडमिशन में, वो देखना चाहते हैं कैपेसिटी क्या है। ये तो थ्योरी है, प्रैक्टिस में कुछ और चीजें हैं जो किसी न किसी क्लास में बताऊंगा। नो डिटेंशन और एक्सपल्सन टिल क्लासेज 8, इसका मतलब है कि 8वीं क्लास तक फेल नहीं करे जाएंगे। इस आधार पर कि बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इसलिए हम उसे डिटेन कर दें, आगे ना बढ़ाएं, वो नहीं करना है। मस्ट प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट, बेशक उन्हें एडिशनल सपोर्ट करिए, इंप्रूव करिए। अगर स्टूडेंट की पुअर परफॉर्मेंस है तो उनको और सपोर्ट करे जाएं, डिटेन नहीं करने हैं, ड्रॉप आउट नहीं करने हैं। और मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होना जरूरी है, यानी स्कूल में प्रॉपर क्लासरूम हो, टॉयलेट हो, बाथरूम हो, लाइब्रेरीज हो, प्लेग्राउंड्स हो, ये सब इंश्योर करना है। उसके एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिलनी चाहिए। उसी तरह से जो टीचर हो ट्रेंड होंगे और क्वालिफाइड टीचर होंगे। ट्रेंड टीचर होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए। मान लो किसी स्टेट ने ट्रेंड टीचर नहीं लिया है तो उसे एक टाइम दें और उन्हें ट्रेनिंग दिलवाएं। एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जैसे बीएड है, टीईटी है, इस तरह के बहुत सारे प्रोविजन होते हैं, टीचर ट्रेनिंग दी जाती है अनट्रेंड टीचरों को। अगर बिना ट्रेनिंग का रखा हुआ, दैट इज द वायलेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट, वायलेशन है। फिर उसके अलावा क्या है कि स्कूल जो भी होंगे उसकी एक मैनेजमेंट कमेटी होगी, टीचर का और पेरेंट का। एक आता है एवरी गवर्नमेंट स्कूल मस्ट हैव ए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमई, जिसमें पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होगा एंड कम्युनिटी मेंबर्स होगा। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड बेटर स्कूल मैनेजमेंट, यानी स्कूल चलाने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी जिसमें पेरेंट भी होंगे, टीचर भी होंगे, और जो जैसे ग्राम सभा है तो ग्राम सभा के मेंबर होंगे। ये कमेटी चलाएगी स्कूल को, और किसी को कोई शिकवा शिकायत है तो कमेटी में कंप्लेन करेंगे, उसके आधार पर उनकी कार्रवाई की जाएगी। तो मोस्टली स्कूल के गांव में कहीं कोई कमेटी नहीं दिखता, पता नहीं कागजों पर है क्या है। कैन रेज कंप्लेन, एसएमई में आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं कि पढ़ाई कैसी हो रही है, किस तरह की प्रोग्राम चल रही हैं, ये सारी चीजें हैं। और स्पेशल प्रोविजन डिसएडवांटेज ग्रुप का है। स्पेशल प्रोविजन का डिसएडवांटेज ग्रुप का है, जो हैंडीकैप्ड हैं, कि सपोर्ट पर शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, कमजोर लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी इंश्योर करें, उन्हें अपॉर्चुनिटी दें, सुविधा दें। किसी डिसेबिलिटी के कारण से उसे एजुकेशन से बाहर नहीं करने हैं। इसके अलावा है कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। इसका मतलब है कि एनुअली एग्जाम जो होगा, स्टूडेंट्स के असेसमेंट करे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव होगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 6 स्टूडेंट है, उसकी प्रोजेक्ट तैयार करवाओ पढ़ाई के लिए, प्रोजेक्ट बनाना, असाइनमेंट बनाना, क्लासरूम एक्टिविटीज कराना, ताकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, ये सारा काम कराना जरूरी है। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट, यहां पर एक प्रतिबंध लगा दिया। जब से पहले के टाइम में, हमारे टाइम में था कि टीचर पिटाई करते थे, तो किसी तरह का फिजिकली हार्म नहीं करने हैं, ना पिटाई कर सकते हैं, न उठक बैठक करा सकते हैं, न ये लपड़ थप्पड़ मार सकते हैं, ये सब मना कर दिया गया है। मेंटली या कुछ ऐसे बात न बोले कि स्टूडेंट मेंटली हैरेस हो जाए, वो भी मना किया गया है।
ये हुआ आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसके बाद भारत की सरकार ने इसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए केंद्र की सरकारें, राज्य की सरकारें, सारी सरकारों ने अपने अपने स्टेट के लिए अलग अलग तरीके से कानून बनाई हैं, ताकि जो भारत सरकार ने जो हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया, ये जो अमेंडमेंट है आर्टिकल 21A। अब लास्ट में रिपीट करते रहा उसको, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज ऑफ 6 to 14 years इन सच मैनर एज स्टेट में बाय लॉ। यानी फ्री एजुकेशन कंपल्सरी करेंगे, स्टेट जो भी डिटरमाइन करे कानून के थ्रू 6 से। ये एक लाइन को समझने के लिए हमने एक लंबी हिस्ट्री पढ़ ली। वो लंबे हिस्ट्री ये हुआ, मोही जैन का केस हुआ, उन्हीं कृष्णन का केस हुआ, फिर बहुत सारे जो आर्टिकल आए, आर्टिकल 21, 45, इन सब में 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आए, ताकि वो जो आर्टिकल 21 में लिखा गया है उस चीज को अप्लाई करवाएं। उसके बाद भी भारत सरकार ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है, NEP। थैंक यू वेरी मच। कभी कभी सब्सक्राइब कर लिया करिए, लाइक करिए।